नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृत ज्ञान चर्चा पर। आज का हमारा विषय है शिवराज विजयम, जो अंबिकादत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम बात करें अंबिकादत्त व्यास के जन्म यानी कार्यकाल की, तो उनका कार्यकाल 1858 से 1900 तक माना गया है। इनका देहावसान 15 नवंबर 1900 को हो गया था। 15 नवंबर 1900 को इनका देहांत हो गया था। अब शिवराज विजयम जो इनकी रचना है वो कैसी रचना है, तो एक ये उपन्यास है और ये पहला फर्स्ट ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न आया हुआ है कि शिवराज विजयम कैसी विधा है, तो यह उपन्यास है और उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। अब बात करते हैं कि शिवराज विजयम किस में विभक्त है। तो शिवराज विजयम की जो कथा है वो तीन विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। 4 निश्वास, 3 विराम और फिर प्रत्येक में 4 निश्वास। 3 विरामों में 4 निश्वास हैं। इस प्रकार टोटल हैं 12 निश्वास। टोटल 12 निश्वास हैं। 3 विरामों में 12 निश्वास हैं शिवराज विजयम में। शिवराज विजयम 3 विरामों सहित 12 निश्वासों में विभक्त है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अब बात करते हैं इनके उपन्यास में क्या वर्ण्य विषय है, पढ़ते हैं हम। बाणोत्तर महाकवियों में पंडित अंबिकादत्त व्यास कृत शिवराज विजयम सर्वाधिक लोकप्रिय गद्य काव्य है, जो सन 1901 में वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। 12 निश्वासात्मक यानी 12 निश्वास हैं, जिसमें यह आख्यायिका में छत्रपति शिवाजी की विजय गाथा का बहुत ही ओजपूर्ण वर्णन हुआ है। यानी यहाँ पे वीर रस है। जहाँ पे भी ओज गुण होगा वहाँ पे वीर रस अवश्य ही होगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ओज गुण पूर्ण वर्णन हुआ है। मुगलों के अंतिम एवं शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब के साथ महाराष्ट्र रत्न शिवाजी के युद्ध कौशल, नीतियों एवं कार्यकलापों से इनकी कथा आगे बढ़ती है। इन दोनों पात्रों के अतिरिक्त गौर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह, पंडित गोपीनाथ, अफजल खां, शाइस्ता खां आदि पात्रों का चरित्र अत्यंत कुशलतापूर्वक यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे देखिए, शिवराज विजयम एक घटना प्रधान रचना है। युद्ध की प्रधानता के कारण इसका अंगिरस वीर रस है, किंतु आश्रमों के वर्णन में शांत रस और यवनों के भोजन, वस्त्र आदि के वर्णन में विभत्स रस और रघुवीर और सौवर्णी के मिलन में श्रृंगार रस की प्रबल अभिव्यक्ति दिखाई गई है। प्रस्तुत आख्यायिका में
प्रस्तुत आख्यायिका में तीनों गुणों प्रसाद, ओज और माधुर्य, यह तीनों रीतियों का समुचित समावेश हुआ है। इसकी सरल शब्दावली, ओजस्विनी गतिमयता, अर्थपूर्ण वाक्य विन्यास और वन्य विषय के अनुसार सरस एवं सरल रचना शैली सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर प्रसंग प्राप्त प्रथम निश्वास का कथासार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। दक्षिण भारत में यवनों के आक्रमण एवं अत्याचारों से हिंदू समाज पीड़ित था। भारतीय संस्कृति का उन्मूलन किया जा रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे और स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा था। इस प्रकार यवनों से आक्रांत भारतवर्ष को देखकर दुर्दांत यवनों को उखाड़ फेंकने के लिए शिवाजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। एक दिन प्रातः का समय था। पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा था। यह प्रश्न DSSB में पूछा जा चुका है कि शिवराज विजयम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरू होता है, वो कहाँ से होता है? तो यह प्रातःकाल का समय होता है और पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है। ठीक, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य यानी कौन से समय का ये चित्रण किया गया है। तो एक दिन प्रातःकाल का समय था, पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा था। यह मुनियों के संध्योपासना का समय था। गुरु की सेवा में कुशल कोई बालक गुरुजी की सेवा के लिए फूल तोड़ने के लिए कुटिया से निकला। उसका नाम था गौर सिंह। यह भी पूछा जाता है कि गुरुजी के लिए जो पुष्प तोड़ने गया था वो कौन था? तो वो था गौर सिंह। वह बालक फूलों पर मंडरा रहे भंवरों को उड़ाकर फूलों की कलियां चुन रहा था कि उसी समय उसका एक सहपाठी श्यामवर्ण या श्यामवटु शीघ्र ही समीप में आकर गौरवटु से बोला। गौर सिंह वहाँ पे कुटिया से बाहर निकल के पुष्प चुनने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो कलियां चुन रहा था तो श्यामवटु वहाँ पे आकर गौरवटु से बोला, अरे रहने दे, मैंने पहले ही फूल चुन लिए हैं। गुरुजी संध्या वंदन कर रहे हैं। तुम जिस 7 वर्ष की कन्या, यहाँ पे 7 वर्ष की कन्या को यवन के हाथ से छीन लाए थे। कौन लेके आया था 7 वर्ष की कन्या को? तो गौरवटु लेके आया था 7 वर्ष की कन्या को। देखो, ये श्यामवटु बोला कि नहीं रहने दे, मैंने फूल चुन लिए हैं, गुरुजी संध्या वंदन कर रहे हैं। और तुम यानी गौर सिंह जो 7 वर्ष की कन्या को लेकर आए थे, यवन के हाथ से छीन लाए थे, वह सो रही है। जागने पर ही फिर रोएगी वह, अतः उसके माता पिता का घर ढूंढना चाहिए। यह सुनकर जब तक उसने कुछ कहना चाहा, तब तक पर्वत की चोटी से समाधि त्याग कर योगीराज इधर ही आते हुए दिखाई दिए। इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगीराज के स्वागत के लिए सामग्री तैयार करके उनसे एक उच्च स्थान पर बैठने के लिए अनुरोध किया। योगीराज एक पीठासन पर बैठ गए। इसके बाद योगीराज की पूजा करके जब कुछ बात करनी चाहिए, तभी उस लड़की की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद योगीराज के पूछे जाने पर ब्रह्मचारियों के गुरु ने कन्या की प्राप्ति का वृत्तांत तथा यवनों के उपद्रव की बात बताई। यह सुनकर योगीराज ने क्रोध की ज्वाला से जलते हुए संक्षेप में भारतवर्ष की वर्तमान दशा जानने की अपनी इच्छा प्रकट की। इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि
भगवान, आप जैसे सिद्ध योगी समय के वेग को नहीं जान पाते हैं। आज नगरों की वह स्थिति नहीं है, नदियों की वे धाराएं नहीं हैं, जंगलों की वह स्थिति नहीं है। आज भारतवर्ष दूसरा ही हो गया है। भगवान, आज भारतवर्ष की जो दशा है उसे बताने में मेरी जीभ कट क्यों नहीं जाती? मेरी जीभ वज्र की क्यों नहीं हो गई? हृदय लोहे का क्यों नहीं हो गया, जो मुसलमानों के अत्याचारों से 100 टुकड़े में विदीर्ण नहीं हो जाता? ये बात कह रहा है कि ब्रह्मचारी गुरु कह रहा है, योगीराज से बता रहा है कि इतना उपद्रव मचाया हुआ है मुसलमानों ने कि इसे बताते हुए मेरी जो जिव्य है वो वज्र की क्यों नहीं हो गई, मेरे हृदय लोहे का क्यों नहीं हो गया। इस प्रकार वो अपने योगीराज गुरु को बताता है ब्रह्मचारी। इसके बाद योगीराज ने कहा कि हे मुने, यह सब महाकाल का विलक्षण भाव है, जो समुद्र को मरुभूमि बना देता है, जंगल को नगर बना देता है तथा नगरों को जंगल बना देता है। इसलिए कभी लोग यहाँ यज्ञ करते थे, मुनि लोग तपस्या करते थे, आज वहाँ गायें काटी जाती हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वेद फाड़े जा रहे हैं, स्मृतियाँ नष्ट की जा रही हैं, मंदिर घुड़साल बनाए जा रहे हैं, संत सताए जा रहे हैं। यह सब महाकाल की महिमा है। इसके बाद ब्रह्मचारी के गुरु ने कहा, धीरे धीरे भारतीय राजाओं में पारस्परिक विरोध के परिणाम स्वरूप महमूद गजनवी भारतवर्ष पर आक्रमण करके प्रजाओं को लूटकर, मंदिरों को तोड़कर सैकड़ों लोगों को दास बनाकर और सैकड़ों ऊंटों पर रत्नों को लादकर अपने देश चला गया है। कौन? महमूद गजनवी, जो गजनी देश का राजा था। इस प्रकार उसने 12 बार, कितनी बार? 12 बार भारत को लूटा। उसी उपक्रम में उसने सोमनाथ के मंदिर को, ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आता है कि महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर को तोड़ा था? तो ये था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ तीर्थ गुजरात में है। 1024-25 में इसको तोड़ा गया था महमूद गजनवी द्वारा। और सोमनाथ तीर्थ को भी तोड़ा कर मिट्टी में मिला दिया और बहुमूल्य रत्नों को लेकर गजनी देश चला गया। ये गजनी देश का राजा है महमूद गजनवी। इसके बाद 1087 में महमूद के मर जाने के बाद शहाबुद्दीन गौरी गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद के कुल को समूल नष्ट करके भारतवर्ष में पहुंचा और भारतवासियों को भी मौत के घाट उतारकर दिल्ली का सम्राट बन गया। कौन? दिल्ली का सम्राट कौन बन गया? शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली का सम्राट बन गया। इसके बाद उसने दिल्लीश्वर पृथ्वीराज और जयचंद के पारस्परिक विरोध स्वरूप दोनों को मारकर बनारस तक निष्कंटक राज्य स्थापित किया। तब से लेकर भारत में राक्षस ही राज्य कर रहे हैं। उसी का दास कुतुबुद्दीन भारत का प्रथम सम्राट बना। मुगल सम्राट था वो, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक दास था, खरीदा हुआ। दक्षिण में जंगल और पर्वत अधिक थे, अतः दक्षिण में उसका अधिकार नहीं हो पाया। इस आख्यान को सुनने के बाद योगीराज विजय का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इसके बाद गौर सिंह ने घूमते हुए एक यवन युवक को देखा। वह तुरंत ही तलवार निकालकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की कल ध्वनि सुनकर
श्यामवटु भी कन्या की रक्षा के लिए कुटी के पास खड़ा हो गया। इसके बाद गौर सिंह ने दाएं बाएं पैंतरे बदलकर तलवार से उस यवन युवक के सिर को काट दिया। किसने? गौर सिंह ने। गौर सिंह ने मारा किसको? यवन युवक को। यवन युवक को गौर सिंह ने मारा। इसके बाद अनार के फूलों के बिछोने के समान गाढ़े खून से लिप्त भूमि पर लेटे हुए उसके वस्त्र, पगड़ी आदि की तलाशी के दौरान एक पत्र प्राप्त किया और उसे लेकर मुनि ने कुटिया में प्रवेश किया। इस प्रकार यह जो है ये प्रथम निश्वास की संक्षिप्त सार है। अब इसके हम प्रश्न पढ़ेंगे। बाणोत्तर गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना कौन सी है? बाणोत्तर। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो शिवराज विजयम है ये कादम्बरी यानी बाण भट्ट के साहित्य के बाद की ये गद्य रचना है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम के रचनाकार हैं तो शिवराज विजयम के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका समय 1858 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इनकी एक ही रचना है ये शिवराज विजयम, लेकिन इनकी एक और रचना है सामवत। इनकी एक और रचना सामवत है जो नाटक है। 1888 में खड़ग विलास प्रेस पटना से इसको प्रकाशित किया गया था, जिसमें इनके पूर्वजों के बारे में बताया गया है कि वो जयपुर के निवासी थे। पूर्वजों के बारे में बिहारी विहार करके एक इनकी रचना है, इसके अंदर उन्होंने अपने पूर्वजों तथा अपना वर्णन किया है। बिहारी विहार में किया गया है इनके पूर्वजों का वर्णन। ओके, अगला क्वेश्चन है शिवराज विजयम में निश्वासों की संख्या कितनी है? तो शिवराज विजयम में 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। 4 निश्वास हैं। इस प्रकार 3 विरामों में 4 निश्वास करके 12 निश्वास हुए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य संवत्सर को कितने भागों में विभक्त करते हैं? तो सूर्य संवत्सर को 12 भागों में विभक्त करते हैं। 20 वर्षीय विप्रवटु का वर्ण था, तो 20 वर्षीय विप्रवटु का वर्ण गौर वर्ण था। गौर वर्ण का जो 20 वर्षीय था वो गौर वर्ण का था। और कई बार प्रश्न आता है 16 वर्ष के, तो 16 वर्ष का श्याम वर्ण का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगीराज के नेत्र कैसे थे? तो योगीराज के नेत्र थे विशाल। अगला क्वेश्चन है योगीराज का शरीर कैसा था? योगीराज का शरीर बहुत ही स्थूल था। अगला है यवन युवक कन्या को कहाँ से लाया था? तो यवन युवक कन्या को मार्ग से उठाकर लाया था।
अगला क्वेश्चन है, महमूद नाम का यवन कहाँ का निवासी था? तो महमूद गजनवी करके जो यवन था वो गजनी का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, महमूद के द्वारा ध्वस्त किया गया मंदिर कौन सा है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है जो। अगला क्वेश्चन, शहाबुद्दीन ने किस नगर में हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया था? तो शहाबुद्दीन ने किस नगर में हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया था? तो ये थे वाराणसी के मंदिर। वाराणसी को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। वाराणसी में बहुत से मंदिरों को शहाबुद्दीन ने ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम यवन सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम यवन सम्राट था बाबर। अगला क्वेश्चन, शिवराज की शत्रुता जिसके साथ थी वह कौन था? तो शिवाजी की जो शत्रुता थी वह थी औरंगजेब के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिवराज से अधिष्ठित दुर्ग कौन सा है? शिवराज ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये बात है तो ये है सिंह दुर्ग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।